जब भी आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। साइंस यूपी पीसीएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है एग्ज़ाम में ये। प्लस ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो काफ़ी स्कोरिंग है, बिकॉज़ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिसोर्स फिक्स्ड है। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। एक रिसोर्स है जो आपको अल्टीमेटली पढ़ना है एंड दैट विल सफाइज। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो टैकल नहीं कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को, बट 9-10 तक की साइंस आती है, जनरल साइंस आती है, सब लोगों ने पढ़ा होता है। और थोड़ा सा इस पेपर को आप फोकस दे दोगे तो काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है ना। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे एंड जनरल साइंस के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको फिर से कहीं और देखने की ज़रूरत है कि आप यूपी पीसीएस के लिए जनरल साइंस कैसे प्रिपेयर करो। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम जनरल साइंस की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज रहता है। सेकंड वन इज़ कि पर टॉपिक लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। थर्ड वन इज़ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। यूपी पीसीएस में फॉर साइंस आपको सिर्फ एक रिसोर्स फॉलो करना है। उस रिसोर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 90 to 95% क्वेश्चन आपका सही होगा। एंड इट्स अ फैक्ट, मैं आपको एग्जांपल लेके पिछले साल का दिखाऊंगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटीज़ की बात करेंगे। काफ़ी लोग को ये डाउट होता है कि हमको एनसीईआरटी भी पढ़नी है या नहीं, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी हो जाता है, तो इसको कंप्लीट करें या फिर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चाहे यूपी पीसीएस हो और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ कि आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ डेज़ कितना लग सकता है जनरल साइंस को प्रिपेयर करने के लिए। देखो, नंबर ऑफ डेज़ तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट फिर भी आप कितना डे अलॉट करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 5-6 सालों का एनालिसिस देखोगे तब आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि साइंस में ऑलमोस्ट 20 से 22, लेट मी चेंज द कलर, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है पेपर में इसका। जहाँ पे 90-95-100 क्वेश्चन पे कट ऑफ क्लियर होती है, वहीं पे 1/4 ऑफ द पेपर सिर्फ साइंस से आता है। 90-95 जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ना कि मार्क्स की। मार्क्स आप देखो तो 120 प्लस आप स्कोर कर रहे हो, डैट मीन्स कि काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका। नाउ लेट अस सी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखो कि 2016 में या 2016 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से आया था, उसके बाद 15, 6, फिर 14, 7, 12, 7 और 2023 में ये 7 से 8 था। केमिस्ट्री आप देख सकते हो 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था और मोटा मोटा वही रहा है, 4, 6, 2, 7। फिजिक्स का भी वेटेज ऑलमोस्ट यही है, 3 से 4 क्वेश्चन, और बाकी ट्रेंड आप देख सकते हो। नाउ इस ट्रेंड से आपने एक चीज़ एनालाइज किया होगा कि तीनों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से जो बायो है ना उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि बायो का क्वेश्चन और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ओवरलैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। इसको आप साइंस में भी रख सकते हो और एनवायरनमेंट में भी रख सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दोनों में ओवरलैप करते हैं, दैट इज़ वाई बायो का पोर्शन आपको ज़्यादा मिलता है। तो जनरल साइंस में जो सबसे पहला टॉपिक आपको फोकस करना है वो है बायो, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री का एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप पहले फिजिक्स करो या केमिस्ट्री करो। दोनों में से ऑलमोस्ट मोटा मोटा सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आई वुड सजेस्ट कि आप जनरल साइंस पूरा पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बायो करके जा रहे हो, आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले हम रिसोर्स की बात करते हैं। जो अल्टीमेट रिसोर्स है द वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसकी बात हम अभी करेंगे, बट उससे पहले ये देखो कि जनरल साइंस में आपके पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। देखो, जनरल साइंस में सबसे पहला रिसोर्स जो है वो ल्यूसेंट का हो गया, ठीक है। ल्यूसेंट आती है, एक येलो कलर की जो बुक होती है, इंग्लिश मीडियम वाली येलो होती है और जो हिंदी मीडियम की होती है वो ब्लू होती है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट कंबाइंड मिलेंगे, हिस्ट्री मिलता है, ज्योग्राफी मिलता है, इकोनॉमिक्स मिलता है, उसमें जनरल साइंस का भी एक सेक्शन होता है। तो एक आपकी ल्यूसेंट आती है, दूसरी एक जनरल साइंस की स्पेसिफिक ल्यूसेंट आती है।
काफ़ी बल्कि होती है, बट इसमें सिर्फ जनरल साइंस दिया होता है। इसके बाद जो आपका तीसरा रिसोर्स है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12। देखो क्लास 12 में ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग हो जाता है, तो क्लास 11 12 में जो इंपॉर्टेंट होता है वो बायो का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो लास्ट रिसोर्स है वो है आपका घटना चक्र पूर्वालोकन। तो ये 4 रिसोर्स आपके सामने हैं। एक आपका ल्यूसेंट हो गया, दूसरा जनरल साइंस का जो ल्यूसेंट आता है, तीसरा एनसीईआरटी हो गया, और चौथा घटना चक्र। देखो इन चारों में से जो एक जनरल साइंस की ल्यूसेंट आती है स्पेसिफिक, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। बहुत बल्कि है और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है, तो आपको ये लूसेंट फॉलो नहीं करना है जो स्पेसिफिक जनरल साइंस की आती है। एनसीईआरटी और घटना चक्र की बात हम अभी करेंगे। एक जो कंबाइंड लूसेंट आती है, नो डाउट काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को दिया गया है, बट आई वुड से कि आप लूसेंट फॉलो मत करो। साइंस के लिए आपको सिर्फ एक रिसोर्स फॉलो करना है, एंड दैट इज़ घटना चक्र। आप घटना चक्र को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, घटना चक्र को सिर्फ एज अ मॉक नहीं लगा रहे हो, सिर्फ एज अ PYQ नहीं देख रहे हो। जो क्वेश्चन के नीचे बॉक्स दिया रहता है, जो एक्सप्लेनेशन रहता है, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इक्का दुक्का इधर उधर से पूछेगा तो उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना होता है, और कोई ऐसा रिसोर्स जहाँ से आपका 90 to 95% स्ट्राइक रेट आता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो फॉर जनरल साइंस यू हैव टू फॉलो दी घटना चक्र। ये देखो आपकी घटना चक्र पूर्वालोकन है, ये ल्यूसेंट की जो कंबाइंड आती है वो है, और एक ये ल्यूसेंट की जनरल साइंस है। आपको इसको भी फॉलो नहीं करना है और इसको भी फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ घटना चक्र फॉलो करना है। और अगर आपके पास मेरी 1 लाइनर नोट्स है तो आप मेरी 1 लाइनर फॉलो कर सकते हो, घटना चक्र को स्किप कर सकते हो। दोनों में से कोई एक फॉलो करना है, या तो आप घटना चक्र फॉलो करो या तो आप 1 लाइनर फॉलो करो। मान लो आप घटना चक्र फॉलो कर रहे हो तो घटना चक्र को एज अ PYQ मत देखा करो, घटना चक्र को एज अ स्टैंडर्ड रिसोर्स देखा करो। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन है आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा, बिकॉज सिर्फ आप PYQ देख के जाओगे तो मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा देगा ना, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। नाउ लेट अस सी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घटना चक्र से कितना आप सॉल्व कर पाते हो उसको। ये सारे 2023 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेट अस सी। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस। और ऐसा क्वेश्चन 1990 में पूछा गया था, विच गैसेज आर फिल्ड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। जब आप इसको पढ़ते, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते, तब आप यहाँ पढ़ते कि नोबल गैसेज लाइक आर्गन, नियॉन, जिनॉन एंड क्रिप्टन। आप ये देख सकते हो मेरी 1 लाइनर के स्क्रीनशॉट हैं, यहाँ पे मैंने क्लियरली जो डिस्क्रिप्शन उसको मेंशन किया था। फ्लोरेसेंट लैम्प आर फिल्ड विथ लो प्रेशर गैसेज लाइक मर्करी एंड नोबल गैसेज लाइक आर्गन, नियॉन, जिनॉन एंड क्रिप्टॉन। यहाँ पे देखो जब भी आप नोबल गैस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी होगी, क्योंकि यहाँ देखो आपको चारों गैसेस तो मिल जाएंगे। आपको आर्गन मिल जाएगा, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्गन, क्रिप्टॉन, बट यहाँ पे रेडॉन नहीं है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया था। नोबल गैसेज आर टोटल 6 गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडियो एक्टिव रेडॉन। दे आर ऑर्डरलेस, कलरलेस, मोनोएटॉमिक गैसेज, वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाई द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ये क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था UPPCS में। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाते ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज सिर्फ आप इतना पढ़ के जाते कि इंसुलिन इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन, बस हार्मोन। लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन चेन और पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड इज मेन एनाबॉलिक हार्मोन। तो इसका आंसर है B, इंसुलिन। द नेक्स्ट वन, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा जा चुका है UPPCS में। देखो द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर, तो C होता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इसका ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और इस तरह आप नोट्स बना सकते हो। फोलम जो है वो टिश्यू है, एक फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम टिश्यू है, वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल जाइलम जो है वो कंपोज्ड ऑफ डेड सेल है एंड फोलम कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। नेक्स्ट वन, द एक्वाटिक प्लांट कॉमनली यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर इन अ वाटर लॉग राइस फील्ड। तो कौन सा है इसमें? ये देखो 2 बार पूछा जा चुका है, 2001 में, 2002 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर। यहाँ पे अजोला का नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलिन।
यहाँ देखो साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं एंड एजोला आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो इसका आंसर होता ये अजोला। ठीक है, यहाँ देखो लिखा था अजोला बायो फर्टिलाइजर हेल्प्स टू प्रोवाइड फीड फॉर लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया था, इवन ऑप्शंस भी रिपीट किए गए हैं। मेजरिंग O2 लेवल, पॉल्यूशन एसे, assessing O2 level एंड कंप्यूटिंग O2 लेवल। तो इसका सही आंसर था ए, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। यू कैन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एसेस पॉल्यूशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, मोर BOD इंडिकेट मोर पॉल्यूटेड वाटर, हाई BOD मीन्स लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो यहाँ पूछा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2009 में कि 4 स्टेटमेंट दिया था और पूछा था यहाँ पे कौन सा सही है। इसमें आप थर्ड देखो, जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जब भी आप ऐसे कोई टर्म्स देखो नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, तो आप ये देखने की कोशिश करो कि और भी कौन सी एनर्जीज ऐसी हैं जो नॉन कन्वेंशनल है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है। फॉर एग्जांपल जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एक लाइन तो लिख दी कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, बट इसके बाद और कौन सी एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है और जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो रिन्यूएबल होता है। ठीक है, इस चीज़ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, ये डायरेक्टली पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, यू कैन सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O हैव मेटेलिक ऑर्डर एंड टेस्ट, इज लाफिंग गैस, इट इज़ कलरलेस एंड इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक गैस। तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ ले कि किस गैस का यूज़ हम एज ए एनेस्थेटिक गैस करते हैं, तो इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, सीवीड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो इसका सही आंसर है आयोडीन। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, सीवीड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है डी, आयोडीन। यहाँ देखो सीवीड इज अ टाइप ऑफ एल्गी ग्रो इन सॉल्ट वाटर एंड आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। Iodine is obtained from Laminaria. It is a brown algae called kelp. It is also rich in iron and potassium. Next one, which of the following is insectivorous plant? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ देखो, the soil in which insectivorous plant grow is deficient in, तो सी नाइट्रोजन। यहाँ देखो सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ते तो नाइट्रोजन तक आप रुक जाते, बट जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते तब आपको पता चलता कि कौन कौन से प्लांट जो हैं वो इंसेक्टिवोरस हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, निपेंथीज, डायोनी, ड्रोसेरा, अट्रिकुलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, निपेंथीज। यू कैन सी कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन एंड द लास्ट वन इज निपेंथीज खासियान इज इंडिया ओनली पिचर प्लांट फाउंड इन मेघालय। तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछे कि निपेंथीज क्या है, तो एक पिचर प्लांट है जो कि मेघालय में मिलता है। इसके बाद देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ह्यूमन हार्ट इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी चैम्बर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। इन ह्यूमन, अदर मैमल एंड बर्ड हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ डिजीजेस दिए गए थे और यहाँ पे क्यों होता है फैक्टर्स दिया गया था, मैच करना था। यहाँ पे आपको 1-2 भी पता होता तब भी काफ़ी इजली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, डेंगू इज़ अ फीवर कॉज एंड ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बाई, इसका आंसर ए है वायरस। यहाँ से आपको पता चल गया कि डेंगू जो है वो वायरस की वजह से होता है। बी का 1 होता, बी का 1 सिर्फ बी में दिया है, तो ये होता आपका सही आंसर। बाकी आप देख सकते हो डेंगू के बारे में, येलो फीवर के बारे में। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और पेपर में आया था, बट बेसिकली वो करंट अफेयर से रिलेटेड था, वो कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड था। तब जब आप करंट अफेयर कवर करते तो उसको कवर कर लेते। सो नाउ आई हैव शोन यू कि जो एक अल्टीमेट रिसोर्स है वो आपके लिए घटना चक्र है। इसके बाद एनसीईआरटी को लेकर काफ़ी डाउट आता है, लेट मी रब दिस। एनसीईआरटी को लेकर डाउट आता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। देखो डायरेक्टली मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, बट चूंकि आप घटना चक्र कवर करोगे अच्छे से, आपको एनसीईआरटी अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, और इनफैक्ट आप देखो तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एनसीईआरटी में जो 2 क्लास की एनसीईआरटी है, क्लास 9th और क्लास 10th, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, मेरी एनसीईआरटी की कंपाइलेशन है, मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको यहाँ पे कंपाइल किया है। ये टोटल कंपाइलेशन 68 पेजेस की है।
बहुत चीज़ें आप घटना चक्र या फिर वन लाइनर में ऐसी पढ़ोगे जो यहाँ पे आपको रिपीटेड मिलेंगी, बिकॉज जो भी PYQs में पूछा गया है वो आपको कहीं ना कहीं उसके कुछ टॉपिक्स NCERT में मिल जाएंगे, और जो टॉपिक आपको NCERT में मिल जाएगा, PYQs में मिल जाएगा, वो टॉपिक आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप इस PDF को मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना। घटना चक्र पढ़ने के बाद मैक्स टू मैक्स आपको 1 या 2 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़े रहोगे, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना रहेगा। जो 1-2 चीज़ें छूट जाएंगी यहाँ से आप ऐड कर लेना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको फोकस करना है, इन टॉपिक्स को मैंने अपने UPPCS के मोस्ट 70 प्रोबेबल टॉपिक्स में कवर किया था। लेट मी शो यू। ये देखो जनरल साइंस का है। बायो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिजीजेज एंड इट्स कॉजेज, इसके बाद वाइटमिन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बायो हो गया। फिजिक्स में मेजरमेंट यूनिट्स, लाइट, साउंड, एनर्जी, इसरो और नासा के जो भी स्पेस मिशंस आएंगे, बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स में रहेगा उसको देख लेना, और साइंटिस्ट और उनके कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। केमिस्ट्री में पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लेना आप। इसके बाद एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, गैसेस, ओर्स, अलॉय। नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोकार्बन। ये जो साइंस के कुछ 13 टॉपिक्स हैं, 90% क्वेश्चन इसी में से आता है। तो कुछ और देखने से पहले दी फर्स्ट थिंग यू विल डू कि इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आप कुछ और पढ़ना। इसके बाद ऑप्टिमम नंबर ऑफ डेज़ कितने आपको लग सकते हैं, या फिर आपको जनरल साइंस कितने दिन में कंप्लीट करना होगा। देखो आई वुड से ना कि जनरल साइंस आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। 10 दिन में से 4 दिन आपका बायो लगेगा, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन रिवीजन में। हो सकता है काफ़ी लोग कहें कि 10 दिन बहुत कम है, बट आपके पास ओवरऑल भी बहुत कम दिन है, और अपने आप को, अपने लिमिटेशंस को आपको पुश करना होगा। इफेक्टिवली पढ़ोगे, टू द पॉइंट पढ़ोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे, तो 10 दिन में जनरल साइंस आपका कवर हो जाएगा। सो आई थिंक कि जनरल साइंस को लेकर जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप टेलीग्राम पर जाके NCERT कंपाइलेशन डाउनलोड कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लें, पॉलिटी, एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमिक्स। हमने जनरल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, UP स्पेशल कवर कर दिया है। ये 3 टॉपिक बचे हैं, इसके बाद हम किस टॉपिक को एनालाइज करें।